आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि इसमें लगभग 150 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आप साल भर में कुछ भी हिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट में आपसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर उस 10 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देते हैं तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपका नाम लिया जाएगा। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में पिंकी यादव, निर्मला देवी ने मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपका भी नाम आए तो वीडियो के लास्ट में जो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी वक्तवली, ऑप्शन सी राजकुमारी, ऑप्शन डी शेर कन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया। आपके पास ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है C राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और फिर ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। आपके पास ऑप्शंस हैं, 1947 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1955 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 में भारतीय संविधान का अंगीकृत हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1951 को और फिर ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1952 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, समाजवाद निहित नहीं है, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्षता निहित नहीं है, ऑप्शन सी है प्रजातांत्रिक निहित नहीं है या फिर ऑप्शन डी राजतंत्र निहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतंत्र निहित नहीं है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शंस हैं 1942 में के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 1944 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 1946 के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी 1948 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर ने, या फिर ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में निहित है, ऑप्शन सी न्यायपालिका में निहित है, या फिर ऑप्शन डी संविधान में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान सभा के संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर ने पेश किया था, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था, या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आपके पास ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है RV गुलेकर ने, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RV गुलेकर ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में पेश की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस हैं अल-बरूनी की, ऑप्शन बी है अब्दुर रज़ाक की, ये ऑप्शन सी है इब्न बतूता की, या फिर ऑप्शन डी शंकराचार्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्न बतूता के द्वारा रेहला नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्न बतूता। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलजी वंश का संस्थापक था। आपके पास ऑप्शंस हैं फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है खुसरो खां, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शंस हैं बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, या फिर ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? आपके पास ऑप्शंस हैं चांद बीवी, ऑप्शन बी है नूरजहां,
ऑप्शन सी है राजिया सुल्तान, या फिर ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? आपके पास ऑप्शंस हैं अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री भारत आया था वो था इब्न बतूता, और इब्न बतूता ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शंस में इब्न बतूता होता तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता होता। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है गेसुदर राज, या फिर ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसुआ बर्नियर किस देश से भारत आया था? आपके पास ऑप्शंस हैं पुर्तगाल से, ऑप्शन बी है फ्रांस से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से, या फिर ऑप्शन डी स्पेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से फ्रांसुआ बर्नियर भारत आया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि फ्रांसुआ और फ्रांस दोनों में पहला वर्ड जो है वो सेम आ रहा है, फ्रांस और फ्रांसुआ, इसलिए फ्रांस से फ्रांसुआ याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांसुआ बर्नियर फ्रांस के निवासी थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसुआ बर्नियर था यानी कि वो क्या था? एक चिकित्सक था, ऑप्शन बी एक राजनीतिक दार्शनिक था, ऑप्शन सी एक इतिहासकार था, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी था, क्योंकि फ्रांसुआ बर्नियर एक चिकित्सक भी था, डॉक्टर भी था, वो एक राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब के काल में, ऑप्शन बी है शाहजहां के काल में, ऑप्शन सी है जहांगीर के काल में, या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के काल में फ्रांसुआ बर्नियर भारत आया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? आपके पास ऑप्शंस हैं अल बरूनी का, ऑप्शन बी है इब्न बतूता का, ऑप्शन सी है फ्रांसुआ बर्नियर का, या फिर ऑप्शन डी पीटर मुंडी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसुआ बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर फ्रांसुआ बर्नियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जीन बैप्टिस्ट वेटरनियस किस देश से भारत आया था? आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रांस से भारत आया था, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से आया था, ऑप्शन सी है अफ्रीका से आया था, या फिर ऑप्शन डी मिस्र से आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस से भारत आया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? आपके पास ऑप्शंस हैं वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, ऑप्शन बी है पेरिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, ऑप्शन सी है बोन से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, या फिर ऑप्शन डी बर्लिन से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनिस से चलकर मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में चीन और भारत के बीच की यात्रा की थी, वेनिस से चलकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुल्य बताया था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं अल बरूनी ने बताया था, ऑप्शन बी है बर्नियर ने बताया था यानी कि फ्रांसुआ बर्नियर ने बताया था, या फिर ऑप्शन सी इब्न बतूता ने बताया था, या फिर ऑप्शन डी टेवर्सियर ने बताया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसुआ बर्नियर ने बताया था कि कश्मीर अतुल्य है पृथ्वी पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांसुआ बर्नियर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं अलबरूनी, ऑप्शन बी राहुल संकृतियन, ऑप्शन सी इब्न बतूता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल संकृतियन के द्वारा लिखा गया है घुमक्कड़ शास्त्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल संकृतियन। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विदेशी यात्री को हीरों की खानों में रुचि थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं इब्न बतूता को, ऑप्शन बी टेवर्नियर को, ऑप्शन सी बर्नियर को, या फिर ऑप्शन डी अलबरूनी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेवर्नियर को हीरों की खानों में रुचि थी, यानी कि हीरों की खान टेवर्नियर को पसंद आती थी, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं टेवर्नियर, ऑप्शन बी है बर्नियर, ऑप्शन सी है अलबरूनी, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था लेकिन डी हो गया है, कोई बात नहीं, और फिर ऑप्शन सी है मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसुआ बर्नियर जो था ये पेशे से एक चिकित्सक था, यानी कि एक डॉक्टर था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं अलबरूनी को, ऑप्शन बी है मार्को पोलो को, ऑप्शन सी है बर्नियर को, ऑप्शन डी है इब्न बतूता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्को पोलो को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? आपके पास ऑप्शंस हैं अलबरूनी, ऑप्शन बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है फाहियान, ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है तहकीके हिंद यात्रा वृत्तांत। किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं एक यात्री था, ऑप्शन बी है एक व्यापारी था, ऑप्शन सी है एक राजदूत था, या फिर ऑप्शन डी एक गुलाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक क्या था? राजदूत था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी है राजिया सुल्तान को, ऑप्शन सी है बलवन को, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? आपके पास ऑप्शन है गुजरात की, ऑप्शन बी है रणथंभौर की, ऑप्शन सी है मेवाड़ की, या फिर ऑप्शन डी मालवा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ की। और एक बात याद रखिएगा, मेवाड़ जो था यहाँ पर अकबर ने शासन नहीं कर पाया था। तो यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस पर अधिकार नहीं कर पाया था अकबर ने, तो वो था मेवाड़। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार मैंने देखा कि पूछा हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है राणा कुंभा ने, ऑप्शन बी है मान सिंह तोमर ने, ऑप्शन सी है हमीर देव ने, या फिर ऑप्शन डी मालदेव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शंस हैं बलवन ने, ऑप्शन बी है राजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शंस हैं, अल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है बलबन ने, या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दाग और चेहरा आरंभ करवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? आपके पास ऑप्शंस हैं, दहेज में दे दिया था, ऑप्शन बी है कर में दे दिया था यानी कि टैक्स या लगान में दे दिया था, ऑप्शन सी है व्यापार में दे दिया था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? आपके पास ऑप्शंस हैं, बंगाल से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी है अवध से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी है गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, या फिर ऑप्शन डी बीदर से प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा से अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोलकुंडा राज्य से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, कर्नल वालिस ने, ऑप्शन बी है डलहौजी ने, ऑप्शन सी है विलियम जोस ने, या फिर ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, डलहौजी को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी है कर्नल वॉलिस को, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सहायक संधि का प्रणेता कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं, डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है कर्नल वॉलिस, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्नल वॉलिस कोड बना? आपके पास ऑप्शंस हैं, 1775 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन डी है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, 1805 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी 1897 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी में कर्नल वॉलिस कोड बना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शंस हैं, 1832 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1841 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1851 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1853 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, 1515 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1512 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1510 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1509 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है
लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है वेलेस्ली, ऑप्शन डी है बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। आपके पास ऑप्शन है कैनिंग के समय में हुई, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई, ऑप्शन सी है क्लाइव के समय में हुई, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में किसी में नहीं, यानी कि उपर्युक्त किसी के समय में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके पास ऑप्शंस है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली को, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। आपके पास ऑप्शन है 1785 में, ऑप्शन बी है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1757 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक था। आपके पास ऑप्शंस हैं मार्टिन वर्ड, ऑप्शन बी है मुनरो, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है जेनशोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। आपके पास ऑप्शंस हैं 1790 में, ऑप्शन बी है 1793 में, ऑप्शन सी है 1792 में, या फिर ऑप्शन डी 1805 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1793 में लागू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं बम्बई में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है बंगाल में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? आपके पास ऑप्शन है जमींदार, ऑप्शन बी है ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी है किसान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं 15% भाग पर, ऑप्शन बी है 51% भाग पर, ऑप्शन सी है 30% भाग पर, ऑप्शन डी है 50% भाग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51% भाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन बी 51% भाग पर लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है डच, या फिर ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगाली।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। आपके पास ऑप्शंस हैं 11वीं रिपोर्ट का, ऑप्शन बी है 21वीं रिपोर्ट का, ऑप्शन सी है 5वीं रिपोर्ट का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट का। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन डी है 1615 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1665 ईस्वी में, ऑप्शन ए है 1600 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी है 1610 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसिस बुकानंद के विवरणों से किस राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है। आपके पास ऑप्शन है गोंड के बारे में जानकारी मिलता है, ऑप्शन बी है संथाल के बारे में जानकारी मिलता है, ऑप्शन सी है कोल के बारे में जानकारी मिलता है, या फिर ऑप्शन डी हम्मार के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल के बारे में जानकारी मिलता है बुकानंद के विवरणों से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। आपके पास ऑप्शन है 1775 ईस्वी में, ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1774 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन बी 1772 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आपके पास ऑप्शन है हगली में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में, ऑप्शन ए है सूरत में, या फिर ऑप्शन डी आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। आपके पास ऑप्शन है हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी है कर्नल वॉलिस ने, ऑप्शन सी है बेंटिंग ने, या फिर ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी ने भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डलहौजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, डलहौजी ने विधवा को मान्यता कब दी। आपके पास ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1854 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855 ईस्वी में डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता दी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसिस बुकानन कौन था। आपके पास ऑप्शन है एक सैनिक था, ऑप्शन बी है एक गायक था, ऑप्शन सी है एक अभियंता था, या फिर ऑप्शन डी एक सर्वेक्षक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सर्वेक्षक था फ्रांसीसी बुकानंद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक सर्वेक्षक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। आपके पास ऑप्शंस हैं कैनिंग के समय में, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग के समय में, ऑप्शन सी है कर्नल वॉलिस के समय में, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी में सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दामिन ई को क्या है? आपके पास ऑप्शन है भूभाग, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी तलवार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामिन ई को जो है वो एक भूभाग है, यानी कि ज़मीन का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है मीर कासिम का मुग़ल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ऑप्शन सी है मीर कासिम का फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र, या फिर ऑप्शन डी मीर जाफ़र का ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ षड्यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन बी है सेवर्म, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, या फिर ऑप्शन डी चितर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? आपके पास ऑप्शन है मार्टिन बर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है रीड के द्वारा, ऑप्शन सी है मुनरो के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बुकानन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन बर्ड के द्वारा महलवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? आपके पास ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी है बुकानन, ऑप्शन सी है मुनरो एवं रीड, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनरो एवं रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आपके पास ऑप्शन है अस्फाउद्दौला, ऑप्शन बी है सदाअत अली, ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन हैदर, ऑप्शन डी है वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन बी है बेंटिंग के शासनकाल में, ऑप्शन सी है रिपन के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन डी करजन के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन के शासनकाल में भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रिपन के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन बी है गोमधर कुंवर, ऑप्शन सी है चित्तर सिंह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह को, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन सी है मंगल पांडे को,
या फिर ऑप्शन डी नाना साहेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगल पांडे को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है हजरत महल, ऑप्शन सी है नवाब साहब, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब साहब कानपुर में विद्रोह का नेता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाब साहब। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? आपके पास ऑप्शन है कैंपबेल ने, ऑप्शन बी है ह्यू रोज ने, ऑप्शन सी है हेवलॉक ने, या फिर ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यू रोज ने कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है जेम्स आउटम, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स आउटम ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? आपके पास ऑप्शन है वेलेस्ली, ऑप्शन बी है बेंटिंग के समय में, ऑप्शन सी कैनिंग के समय में, या फिर ऑप्शन डी डलहौजी के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ से अब हमारा 10 MCQ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट स्टार्ट होता है। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी रियासतें थी? उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 4 है, फ्रांसुआ बर्नियर किस शासन के शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन 5 है, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? और फिर क्वेश्चन 6 है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद फिर क्वेश्चन 7 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? और फिर क्वेश्चन 8 है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? और फिर क्वेश्चन 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और फिर क्वेश्चन 10 है, जगदीशपुर के विद्रोह नेता कौन थे? तो ये 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का गलती से आंसर हो गया है कुछ गलत, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।